27 मई 1555 ईस्वी को वो सरहिंद पहुंचा और तकरीबन 1 माह तक दिफाई इक़दामात में मसरूफ रहा। इस दौरान मुग़लों और सिकंदर शाह के दरमियान झड़पें होती रहीं। 22 जून को हुमायूं की तरफ से सिकंदर शाह के लश्कर पर एक बड़ा हमला किया गया। इस तरह दिल्ली के हुक्मरान सिकंदर शाह और हुमायूं के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो गया। सिकंदर शाह के घुड़सवारों की तादाद अब 80,000 से 1 लाख तक पहुंच चुकी थी और सिकंदर शाह और हुमायूं के दरमियान हौलनाक जंग हुई। गो सिकंदर के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद हुमायूं ने सिकंदर शाह को बदतरीन शिकस्त दी। इस जंग में सिकंदर शाह को जबरदस्त नुकसान हुआ और वो पसपा होने पर मजबूर हो गया। मैदान जंग से सिकंदर शाह हिमालय की नवाही पहाड़ियों की तरफ भागा। इस मौके पर हुमायूं ने उसका ताक़ुब करना चाहा, पर उसके लिए एक मुसीबत उठ खड़ी हुई। इस फतह के बाद उसने अपने सालारों की बहुत हौसला अफजाई की, लेकिन इस दौरान बहुत से सालारों में इस बात पर इख्तलाफ पैदा हो गया कि जंग जीतने का सहरा किसके सर था, क्योंकि हर सालार ज्यादा से ज्यादा खिताबात और इनामात समेटना चाहता था। ये सूरत हाल हुमायूं के लिए बड़ी फिक्र अंगेज थी। लिहाजा सोचो बचार के बाद हुमायूं ने सारे सालारों को खामोश करने के लिए सारे खिताबात का मुस्तहिक अपने बेटे को करार दिया, क्योंकि उस वक्त लश्कर की कमानदारी 13 साला अकबर के हाथ में ही थी। सरहिंद के नवाब में लड़ी जाने वाली जंग में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद हुमायूं ने अपने कुछ दस्ते समाना की तरफ रवाना किए। उसने खुद भी पेशकदमी की। कुछ दस्ते पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना कर दिए ताकि सिकंदर शाह की आमद की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। इसके अलावा हुमायूं ने नज़्म व नसक के सिलसिले में अपने कुछ सालारों को पंजाब और दिल्ली रवाना किया और खुद कुछ अरसा समाना में ही क़याम करने का फैसला किया। दिल्ली भी किसी मुज़ाहिमत के बगैर आखिर हुमायूं के कब्ज़े में आ गया। हुमायूं समाना में क़याम करने के बाद 20 जुलाई को सलीमगढ़ पहुंचा और 30 जुलाई को वो दिल्ली में दाखिल हुआ, जहां उसने अपनी पूरी तवज्जो नज़्म व नसक की तरफ मबजूल कर ली। दिल्ली में दाखिल होने के बाद हुमायूं ने जो सबसे पहला फैसला किया वो ये कि उसने अपने लड़के अकबर को पंजाब का हाकिम मुकर्रर किया। अपने वजीर बैरम खान को अपने बेटे अकबर का अतालिक बनाकर भेजा और हुकूमत के फ़राइज़ की तमाम जिम्मेदारियां बैरम खान के कंधों पर डाल दी। इसी दौरान सिकंदर शाह पंजाब में दाखिल हुआ और उसने मुख्तलिफ इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। हालात की सितम ज़रीफ़ी कि उन्हीं दिनों हुमायूं फौत हो गया और कुला नूर के मकाम पर अकबर हिंदुस्तान के ताजो तख्त का मालिक बना। हुमायूं की मौत के बाद सियासी सूरत हाल नाजुक थी। गो बागियों को शिकस्त दी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा न हुआ था और अब ये तमाम जिम्मेदारियां 13 साला अकबर के कंधों पर आन पड़ी थी। इक्तसादी हालात भी अच्छे न थे। जरखेज और गुंजान आबादी पर मुश्तमिल अजला कहत के बायस वीरान थे। 2 साल से बारिश न हुई थी, बल्कि मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान जंगों ने भी तबाहकुन असरात मुरतब किए थे। बहुत से मकामात पर ताउन की वबा फैल जाने के बायस लातादाद अमवात हो चुकी थी। भूख और अफलास ने लोगों को घेर लिया था। इन हालात में 13 साला अकबर हिंदुस्तान का बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद उसे सबसे पहले 2 बड़े खतरात का सामना करना पड़ा। पहला खतरा दिल्ली के साबिक हुक्मरान सिकंदर की तरफ से उठा, जो हिमालय की ढलानों से निकलकर पंजाब में दाखिल हो चुका था और मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होना शुरू हो गया था। दूसरा खतरा मालवा के हुक्मरान आदिल शाह के वजीर हेमो बकाल से था। हेमो बकाल रेवाड़ी का एक हिंदू था जिसे आदिल शाह ने वजीर बना दिया था और वो आदिल शाह का दस्तेरास्त होने की हैसियत से मुगलों को बर्रे सगीर से बाहर निकालने की तरकीब सोच रहा था। हेमो बकाल बज़ाहिर आदिल शाह का वफादार था, लेकिन दर हकीकत एक ऐसे मौके की तलाश में था कि आदिल शाह को भी ख़त्म करके हिंदुस्तान के तख्त ताज पर काबिज हो जाए और बर्रे सगीर में एक बार फिर हिंदू हुकूमत की बुनियाद डाले। आदिल शाह हेमो बकाल पर इस दर्जा एतमाद करता था कि उसके सारे लश्करी हेमो बकाल के इशारे पर चलते थे। अब अकबर को सबसे पहले इन्हीं 2 कुव्वतों से टकराना था। पहली कुव्वत दिल्ली का साबिक हुक्मरान सिकंदर और दूसरी बड़ी ताकत जिससे उसने टकराना था वो मालवा के हुक्मरान आदिल शाह का वजीर हेमो बकाल था। जहां कुलानूर के मकाम पर अकबर और बैरम खान अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ थे, वहां सिकंदर शाह और हेमो बकाल भी अकबर और बैरम खान को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करने की तैयारियां कर रहे थे।
चूड़गढ़ के राजमहल के कमरे में रतन कुमारी उदास और अफसरदा बैठी हुई थी कि कमरे के दरवाजे पर उसी लम्हे राजकुमारी कमला देवी नमूदार हुई। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखें पुरनम थीं, सुर्ख और सफेद गाल भीगे हुए थे जैसे रोती रही हो। कुछ देर तक वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी उस कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही जो उन दोनों की ख्वाबगाह थी। उसे इस हालत में देखते हुए कमरे में बैठी रतन कुमारी भी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कमला देवी कमरे में दाखिल हुई। रतन कुमारी ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब बिठा लिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर रतन कुमारी ने उसे मुखातिब किया। अब क्या खबर लाई हो? पहले तो तुम अपनी दीदी के पास गई थी ताकि अब्दुल्ला खान के अहले खाना को बचाया जा सके, लेकिन तुम नाकाम आई। अब क्या खबर लेकर आई हो? कमला देवी अपने आप को किसी हद तक संभाल चुकी थी। दुख और दर्द भरे अंदाज में कहने लगी, मेरी दीदी इंतहाई किस्म की कठोर और जालिम हो चुकी है। कई लोगों ने उसे मशवरा दिया कि अब्दुल्ला खान का कत्ल एक भयानक जुर्म है और जिन लोगों ने उन्हें कत्ल किया है उन्हें कत्ल किया जाना चाहिए, लेकिन दीदी पर कीदार सिंह के अलावा हमारी सल्तनत के सेनापति संसार सिंह का बड़ा अमल दखल है। लिहाजा उन दोनों के कहने पर अब्दुल्ला खान की बीवी और बेटियों को कत्ल कर दिया गया है, जबकि पता चला है कि आसिफ खान और उसका छोटा भाई आदिल खान दोनों कहीं भाग गए हैं। यहाँ तक कहते कहते कमला देवी खामोश हो गई, इसलिए कि उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। जवाब में रतन कुमारी रोती हुई आवाज़ में कहने लगी कि कमला मेरी बहन, ये बड़ा जुल्म, बड़ा जबर और इंतहा दर्जे का सितम है। पहले तो अब्दुल्ला खान को इस कीदार सिंह ने अपने साथियों के जरिए नाहक कत्ल करवा दिया और अब उसकी बीवी और बेटियों को भी उन्होंने मरवा दिया है। कमला मेरी बहन, इसमें हम दोनों भी कसूरवार हैं। जिस वक्त बारिश हो रही थी, बग्गी दलदल में फंस गई थी और वो आपस में तकरार कर रहे थे, तो कम से कम हम दोनों को पर्दा हटाकर ये तो देखना चाहिए था कि मामला क्या है। और फिर उन्होंने अब्दुल्ला खान को कत्ल कर दिया और आसिफ खान हमारे 2 मुहाफिजों को ठिकाने लगाने के बाद भाग भी गया और हमारी बदकिस्मती के हमें खबर तक ना हुई। बहरहाल ये बड़ा जबर, बड़ा जुल्म है। अब आसिफ खान न जाने कहाँ भाग गया होगा। उसने हमेशा हमारे साथ एक बड़े भाई जैसा सलूक किया, हमें प्यार दिया और हमेशा हमारी बेहतरीन देखभाल की। रतन कुमारी के खामोश होने पर दुख भरे अंदाज में कमला देवी कहने लगी, आसिफ खान तो ऐसा भाई था जिसका बदल ही नहीं। मुझे तो आदिल खान बड़ा याद आता है। तूने देखा हमारे साथ खेलते हुए उसने कभी बेईमानी नहीं की। सबको खबर थी कि वो बेहतरीन सवार है, लेकिन जब उसका और हमारा मुकाबला होता था तो आखिरी दमों पर आकर वो जानबूझकर अपने घोड़े की रफ्तार सुस्त कर लेता था ताकि हम दोनों जीत जाएं। अब न जाने वो अपने बड़े भाई आसिफ खान के साथ कहाँ धक्के खाता फिर रहा होगा। यहाँ रहते हुए भी उसने हमारा बेहतरीन साथ दिया। हमारे घोड़ों पर जीने डालना उसका काम था। दोनों घोड़ों को दहाने चढ़ाता था, उनके दाने चारे का एहतमाम करता था, हमारे साथ हर रोज घुड़दौड़ के लिए जाता था। इसके बाद खुद तेगजनी की मशक करने के बाद राजमहल में आकर हमें भी तेगजनी की मशक दिया करता था। कमला देवी खामोश हो गई। कुछ देर कमरे के अंदर काट खाने वाली खामोशी तारी रही, यहाँ तक कि रतन कुमारी फिर बोल उठी, मैं समझती हूँ तुम्हारी दीदी अपनी हुदूद से गुजर गई है। उसे इतना जुल्म रवा नहीं रखना चाहिए। अब्दुल्ला खान कत्ल हो गया था, उसके बदले में आसिफ खान ने उन 2 मुहाफिजों को ठिकाने लगा दिया जिन्होंने अब्दुल्ला खान को कत्ल किया था, और ऐसा ही होना चाहिए था। इसके बाद इस मामले को यहीं दबा देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी दीदी ने जुल्म और जबर और बदसलूकी की इंतहा कर दी। अब्दुल्ला खान जिसने सारी उम्र राजमहल की खिदमत की, उसे क्या सिला मिला? खुद कत्ल हुआ, बीवी बच्चों को तुम्हारी दीदी ने मौत के घाट उतरवा दिया। इस मौके पर शिकवे भरे अंदाज में कमला देवी ने रतन कुमारी की तरफ देखा, फिर रोते हुए आवाज में कहने लगी, वो सिर्फ मेरी दीदी नहीं है, वो तुम्हारी भी कुछ लगती हैं। हाँ, मेरी भी कुछ लगती हैं, पर मेरी तो वो सिर्फ बुआ हैं और मैं उनकी वरेरा हूँ। तुम्हारी तो दीदी हैं, तुम्हारा रिश्ता मुझसे कहीं आला है, और फिर तुम उनकी बड़ी लाडली रही हो। तुम्हारी बात उन्हें माननी चाहिए थी, रतन कुमारी ने दुख भरे अंदाज में कहा। जवाब में कमला देवी भी एक गहरा लंबा सांस लेते हुए कहने लगी, दीदी अपनी हद से गुजर गई है। अब वो किसी की भी बात नहीं मानती, मनमानी करती है, और उसकी ये मनमानी किसी रोज उसे तबाही के गड्ढे में धकेल कर रहेगी। यहाँ तक कहते कहते कमला देवी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि राजमहल का एक दास दरवाजे पर नमूदार हुआ और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, आप दोनों को खाने पर बुलाया गया है। जवाब में कमला देवी बोली और कहने लगी, तुम चलो, हम आती हैं। इसके साथ ही वो दास वहां से हट गया था।
इस मौके पर कमला देवी ने रतन कुमारी की तरफ देखा और कहने लगी, आओ हम दोनों हाथ मुंह धोएं, फिर खाने के लिए चलती हैं। हम दोनों की शक्लें बताती हैं कि हम रोती रही हैं। ऐसी हालत में दीदी के सामने गईं तो वो हमसे खा जाने वाला सुलूक करेंगी। रतन कुमारी ने उससे इत्तेफाक किया। दोनों ने अपने हाथ मुंह धोए, फिर वो राजमहल के एक हिस्से की तरफ बोली। आसिफ खान और आदिल खान दोनों भाई अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए एक रोज सारंगपुर शहर में दाखिल हुए। सारंगपुर का हाकिम उन दिनों बाज बहादुर था। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि उन इलाकों में पहले बाज बहादुर का बाप शजा खान हाकिम हुआ करता था। जब वो फौत हो गया तब उसकी जगह ये बाज बहादुर इन इलाकों का हाकिम बना। लेकिन हुक्मरान बनते ही इस बाज बहादुर के लिए एक मुसीबत उठ खड़ी हुई, इसलिए कि एक शख्स नाम जिसका दौलत खान था, जो किसी दौर में सुल्तान सलीम शाह सूरी के दरबार का एक मुअज़्ज़िज़ अमीर था और बड़ी अहमियत रखता था, उसने एक लश्कर रखकर अच्छी खासी कुव्वत पकड़ ली थी। चुनाचे जब बाज बहादुर, जिसका असल नाम बायजीद था, अपने मरने वाले बाप शुजा खान की गद्दी पर बैठा तो दौलत खान ने उस पर हमलावर होकर उसके इलाकों पर कब्जा करना चाहा। साथ ही उसने ये पसंद ही न किया कि शुजा खान के बाद इन इलाकों पर उसका बेटा बायजीद यानी बाज बहादुर हुक्मरान बने। बाज बहादुर को जब इन हालात का इल्म हुआ तो उसने अपनी मां को सारंगपुर के चंद मुअज़्ज़िज़ उमरा के साथ दौलत खान के पास भेजा ताकि सुलह हो जाए और दोनों कुछ इलाकों पर हाकिम बनकर गुजर बसर करते रहें। चुनाचे बायजीद की मां सारंगपुर के मुअज़्ज़िज़ीन को लेकर दौलत खान के पास पहुंची तो एक मुआहिदा तय हुआ। इस मुआहिदे के तहत अजैन, मंदू और बाज़ दूसरे इलाके दौलत खान के कब्जे में दे दिए गए, जबकि सारंग, सेवास, सरोही, बराहमा और भलवारा पर बायजीद की हुक्मरानी तस्लीम कर ली गई। ये बायजीद बड़ा चालाक और एक तरह से अय्यार और मक्कार शख्स था। इसने एक चाल चली, इसलिए कि उन्हीं दिनों दौलत खान के खिलाफ इस बाज बहादुर ने एक चाल चली। लिहाजा ये बायजीद अजैन की तरफ रवाना हुआ। अजैन की तरफ रवाना होते वक्त उसने सबसे पहले यही कहा था कि वो दौलत खान के पास ताज़ियत के लिए जा रहा था, लेकिन असल मामला कुछ और ही था। वो दौलत खान को कत्ल करके उसके इलाकों पर कब्जा करना चाहता था। दूसरी तरफ दौलत खान को उसकी इस मक्कारी का इल्म ना हुआ और वो बेखबरी और गफलत के आलम में बायजीद के हाथों मारा गया। चुनाचे बायजीद ने दौलत खान का सर काटकर अपने मरकजी शहर सारंगपुर रवाना किया और शहर के एक दरवाजे पर उसका सर लटका दिया। इसके बाद यही बायजीद मालवा के बेशतर इलाकों पर काबिज हो गया। अब उसके मातहत मजीद इलाके आ गए थे, लिहाजा इन इलाकों में उसने अपनी बादशाहत और हुक्मरानी का ऐलान किया, अपने नाम का खुतबा जारी किया और अपना नाम बायजीद से बदलकर उसने बाज बहादुर रख दिया। अब इस बाज बहादुर की हवस की रिदा इस कदर फैली कि उसने एक और इलाके रायसेन पर नजरें गाड़ दी। हालांकि रायसेन पर उसका छोटा भाई मुस्तफ़ा हाकिम था, लेकिन उस पर भी बायजीद ने कब्जा करने की ठान ली। चुनाचे इस इलाके की वजह से इन दोनों भाइयों के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई। अगरचे छोटा भाई मुस्तफ़ा बड़ा दलेर और शुजा नौजवान था, लेकिन बाज बहादुर के लश्कर की तादाद ज्यादा थी, लिहाजा मुतादिद मार्का आराइयों के बाद मुस्तफ़ा को शिकस्त हुई और इस तरह रायसेन और भेलसा बाज बहादुर ने अपने तहत कर लिया। इसके बाद इस बाज बहादुर की हवसे इक़्तिदार मजीद बढ़ी। उसकी निगाहें अब एक और शहर पर पड़ी। इस शहर का नाम कदवाला था। जब उसने कदवाला पर हमलावर होने का इरादा किया तो उसके बहुत से सालारों ने उसके इस इरादे की जब मुखालफत की और उसे इस मुहिम से बाज रहने के लिए कहा तो बाज बहादुर ने उन सब को गिरफ्तार करके एक अंधे कुएं में फेंक दिया। इस तरह वो अपनी मौत आप मर गए। इसके बाद लश्कर लेकर बाज बहादुर निकला, कदवाला पर हमलावर हुआ और उसे भी फतह करके अपनी ममलकत में शामिल कर लिया। कदवाला की फतह के दौरान बाज बहादुर का खालू फतेह खान चूंकि जंग में काम आ गया था, लिहाजा बाज बहादुर ने अपने खालू फतेह खान की जगह उसके बेटे को कदवाला का हाकिम नामजद किया और खुद लश्कर लेकर सारंगपुर आ गया और बड़े इत्मीनान और दिलजमी से वसी इलाकों पर हुक्मरानी करने लगा। आसिफ खान और आदिल खान दोनों भाइयों को जब सारंगपुर में बाज बहादुर के सामने ले जाया गया तो बाज बहादुर ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। उनकी हालत देखते हुए बाज बहादुर पहले तो बड़ा परेशान और फिक्रमंद हुआ, तहम उन्हें अपने पास बिठाया। फिर बड़े भाई आसिफ खान को मुखातिब करके कहने लगा,
تم دونوں کی حالت بتاتی ہے کہ تم ابتر حالت میں میری طرف آئے ہو۔ جواب میں آصف خان نے اپنے باپ عبداللہ خان کے مارے جانے اور اس کے بعد جو کچھ اس پر بیتی تفصیل کے ساتھ اسے کہہ سنائی۔ اس پر باز بہادر نے برہمی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، تمہارے باپ عبداللہ خان کے میرے باپ پر بڑے احسانات تھے۔ گونڈوانا کی درگاوتی کے چہیتے کیدار سنگھ نے تمہارے باپ کو قتل کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن تمہارے باپ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں تم دونوں کی رہائش اور تم دونوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک قاصد ریاست گونڈوانا رانی درگاوتی کی طرف بھجواتا ہوں اور اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیدار سنگھ کے علاوہ وہ محافظ جو عبداللہ خان کے قتل کے وقت اس کے ساتھ تھے ان کو میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم ان سے قتل کا قصاص لیں، اور اگر درگاوتی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو آصف خان میرے بھائی میں خاموش نہیں رہوں گا۔ تمہارے باپ کا بدلہ لینے کے لیے رانی درگاوتی سے ٹکرا جاؤں گا، ایک لشکر تیار کر کے اس پر حملہ آور ہوں گا اور تمہارے باپ کا انتقام اس سے ضرور لوں گا۔ آصف خان اور عادل خان دونوں باز بہادر کی اس گفتگو سے خوش ہو گئے۔ پھر باز بہادر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، ان دونوں کو ساتھ لیا، پہلے ان کے کھانے کا اہتمام کیا، اس کے بعد ان دونوں کی رہائش کا اہتمام کرنے کے بعد اس نے اپنے 2 مسلح جوانوں کو قاصد بنا کر ریاست گونڈوانا کی رانی درگاوتی کی طرف بھجوا دیا۔ رانی درگاوتی کو جب سارنگ پور کے حاکم باز بہادر کی طرف سے قاصد آنے کی اطلاع دی گئی تب رانی نے اپنی سلطنت کے سارے عمائدین، سالاروں اور سرکردہ امراء کا اجلاس طلب کر لیا۔ باز بہادر کے دونوں قاصدوں کو جب رانی کے سامنے پیش کیا گیا تب رانی کی مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جس شہنشین پر رانی براجمان تھی اس کے دائیں جانب اس کا بیٹا بیر نارائن بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب اس کی چھوٹی بہن کملاوتی اور عمر میں اس سے ملتی جلتی رانی درگاوتی کی بھتیجی رتن کماری بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں قاصد جب رانی کے سامنے آئے تب رانی نے چند ثانیوں تک گہری نگاہ سے ان کا جائزہ لیا، پھر کڑکتی آواز میں انہیں مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم سارنگ پور کے حاکم باز بہادر کی طرف سے آئے ہو، میرے لیے کوئی پیغام رکھتے ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر ان 2 قاصدوں میں سے ایک رانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے علاقے کے 2 آدمی جن میں سے ایک جوان اور ایک لڑکا ہے، جوان کا نام آصف خان، لڑکے کا نام عادل خان ہے، آپ کے ہاں سے بھاگ کر باز بہادر کے پاس پہنچے ہیں۔ ان کے باپ کا نام عبداللہ خان تھا اور وہ آپ کے راج محل کا ملازم تھا، جبکہ سارنگ پور کے حاکم باز بہادر کے باپ کے وہ محسنوں میں سے تھا۔ آصف خان اور عادل خان دونوں بھائی بھاگ کر سارنگ باز بہادر کے پاس پہنچے ہیں، انہوں نے آپ کی شکایت کی ہے، لہٰذا باز بہادر نے ہمیں قاصد بنا کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے راج محل کے ایک شخص کیدار سنگھ کے علاوہ ان مسلح جوانوں کو بھی پابہ زنجیر کر کے باز بہادر کی طرف روانہ کریں جنہوں نے کیدار سنگھ کا ساتھ دیا تھا، تاکہ عبداللہ خان کے بیٹے آصف خان اور عادل خان کی طرف سے ان سب سے ان کے باپ عبداللہ کے قتل کا قصاص لیا جا سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد جب خاموش ہوا تب رانی درگاوتی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر انتہائی برہم لہجے میں قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سارنگ پور کے معمولی حکمران کو یہ جرت اور جسارت کیسے ہوئی کہ وہ ہم سے ہمارے عزیزوں کا مطالبہ کرے؟ جہاں تک کیدار سنگھ کا تعلق ہے تو وہ ہمارے راج محل کی ایک اہم شخصیت ہے، جہاں تک 2 قاتلوں کا تعلق ہے تو ان کو تو آصف خان نے قتل کرا دیا تھا اور یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اگر باز بہادر نے مرنے والے ہمارے 2 لشکریوں کے ساتھ جو مزید لشکری تھے ان کا مطالبہ کیا ہے تو اس نے بہت بڑی حماقت کی ہے۔ تم لوگ واپس جا کر باز بہادر سے کہنا کہ ہمیں تو خود آصف خان اور اس کے چھوٹے بھائی عادل خان کی تلاش تھی، اچھا ہوا اس نے خود ہی تم دونوں کو ہماری طرف بھیج کر ہم پر یہ ظاہر کر دیا کہ آصف خان اور عادل خان جو ہماری نگاہوں میں قاتل ہیں انہوں نے اس کے پاس جا کر پناہ لے لی ہے۔ واپس جا کر باز بہادر پر یہ بھی انکشاف کرنا کہ ہم نے آصف خان کی ماں اور بہنوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور ان کے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ باز بہادر سے کہنا کہ میں اسے صرف 15 دن کی مہلت دیتی ہوں، اس مہلت کے اندر اندر وہ آصف خان اور عادل خان دونوں بھائیوں کو پابہ زنجیر کر کے سارنگ پور سے میری مرکزی شہر چوڑ گڑھ روانہ کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر جب میں اپنا لشکر لے کر اس کے علاقوں پر حملہ آور ہوں گی تو پھر اپنے کیے پر اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میری طرف سے باز بہادر سے یہ بھی کہنا کہ وہ جن علاقوں پر حکمرانی کر رہا ہے ان کا نیا حاکم بنا ہے، جبکہ ہماری ریاست برسوں سے ہمارے خاندانوں میں چلی آ رہی ہے اور یہاں ہماری حکومت مستحکم ہے،
میری طرف سے اسے یہ بھی کہنا کہ آس پاس کی جس بالکنی پر کھڑے ہو کر وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے